आप सुन रहे हैं पिता के पत्र पुत्री के नाम। ये पत्र जवाहरलाल नेहरू ने जेल से अपनी बेटी इंदिरा को लिखे थे। इनका हिंदी अनुवाद किया है हिंदी के अग्रणी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद ने और प्रस्तुत करता है गिरिबाला जोशी। इन पत्रों में आप सुनेंगे इस दुनिया के और अपने देश भारत के प्रागैतिहासिक काल और आरंभिक इतिहास की कहानी। इनमें कई बातें वैश्विक एकत्व और बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देती हैं। आज के इस पत्र का शीर्षक है शुरू का इतिहास कैसे लिखा गया। अपने पहले पत्र में मैंने तुम्हें बताया था कि हमें संसार की किताब से ही दुनिया के शुरू का हाल मालूम हो सकता है। इस किताब में चट्टान, पहाड़, घाटियां, नदियां, समुद्र, ज्वालामुखी और हर एक चीज जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं शामिल हैं। यह किताब हमेशा हमारे सामने खुली रहती है, लेकिन बहुत से थोड़े आदमी इस पर ध्यान देते हैं या इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसे पढ़ना और समझना सीख लें तो हमें इसमें कितनी ही मनोहर कहानियां मिल सकती हैं। इसके पत्थर के पृष्ठों में हम जो कहानियां पढ़ेंगे वो परियों की कहानियों से कहीं अधिक सुंदर होंगी। इस तरह संसार की इस पुस्तक से हमें उस पुराने जमाने का हाल मालूम हो जाएगा जबकि हमारी दुनिया में कोई आदमी या जानवर न था। जो जो हम पढ़ते जाएंगे हमें मालूम होगा कि पहले जानवर कैसे आए और उनकी तादाद कैसे बढ़ती गई। उनके बाद आदमी आए, लेकिन वे उन आदमियों की तरह न थे जिन्हें हम आज देखते हैं। वे जंगली थे और जानवरों में और उनमें बहुत कम फर्क था। धीरे धीरे उन्हें तजुर्बा हुआ और उनमें सोचने की ताकत आई। इसी ताकत ने उन्हें जानवरों से अलग कर दिया। ये असली ताकत थी जिसने उन्हें बड़े से बड़े और भयानक से भयानक जानवरों से ज्यादा बलवान बना दिया। तुम देखती हो कि एक छोटा सा आदमी एक बड़े हाथी के सिर पर बैठकर उसे जो चाहता है करा लेता है। हाथी बड़े डील डॉल का जानवर है और उस महावत से कहीं ज्यादा बलवान है जो उसकी गर्दन पर सवार है। लेकिन महावत में सोचने की ताकत है और इसी की बदौलत वो मालिक है और हाथी उसका नौकर। जो जो आदमी में सोचने की ताकत बढ़ती गई उसकी सूझबूझ भी बढ़ती गई। उसने बहुत सी बातें सोच निकाली। आग जलाना, जमीन जोत कर खाने की चीज पैदा करना, कपड़ा बनाना और पहनना और रहने के लिए घर बनाना, ये सभी बातें उसे मालूम हो गई। बहुत से आदमी मिलकर एक साथ रहते थे और इस तरह पहले शहर बने। शहर बनने से पहले लोग जगह जगह घूमते फिरते थे और शायद किसी तरह के खेमों में रहते होंगे। तब तक उन्हें जमीन से खाने की चीजें पैदा करने का तरीका नहीं मालूम था। न उनके पास चावल था, न गेहूं जिससे रोटियां बनती हैं, न तो तरकारियां थी और न दूसरी चीजें जो हम आज खाते हैं। शायद कुछ फल और बीज उन्हें खाने को मिल जाते हों, मगर ज्यादातर वे जानवरों को मारकर उनका मांस खाते थे। ज्यों-ज्यों शहर बसते गए लोग तरह तरह की सुंदर कलाएं सीखते गए। उन्होंने लिखना भी सीखा, लेकिन बहुत दिनों तक लिखने का कागज न था और लोग भोजपत्र या ताड़ के पत्रों पर लिखते थे। आज भी बाज पुस्तकालयों में तुम्हें समूची किताबें मिलेंगी जो उसी पुराने जमाने में भोजपत्रों पर लिखी गई थी। तब कागज बना और लिखने में आसानी हो गई, लेकिन छापे खाने न थे और आजकल की भांति किताबें हजारों की तादाद में न छप सकती थी। कोई किताब जब लिख ली जाती थी तो बड़ी मेहनत के साथ हाथ से उसकी नकल की जाती थी। ऐसी दशा में किताबें बहुत नहीं होती थी। तुम किसी किताब बेचने वाले की दुकान पर जाकर चटपट किताब न खरीद सकती। तुम्हें किसी से उसकी नकल करानी पड़ती और उसमें बहुत समय लगता। लेकिन उन दिनों लोगों के अक्षर बहुत सुंदर होते थे और आज भी पुस्तकालयों में ऐसी किताबें मौजूद हैं जो हाथ से बहुत सुंदर अक्षरों में लिखी गई थी। हिंदुस्तान में खासकर संस्कृत, फारसी और उर्दू की किताबें मिलती हैं। अक्सर नकल करने वाले पृष्ठों के किनारों पर सुंदर बेल बूटे बना दिया करते थे। शहरों के बाद धीरे धीरे देशों और जातियों की बुनियाद पड़ी। जो लोग एक मुल्क में आसपास रहते थे उनका एक दूसरे से मेल जोल हो जाना स्वाभाविक था। वे समझने लगे कि हम दूसरे मुल्क वालों से बढ़ चढ़ कर हैं और बेवकूफ़ी से उनसे लड़ने लगे। उनकी समझ में यह बात ना आई और आज भी लोगों की समझ में नहीं आ रही कि लड़ने और एक दूसरे की जान लेने से बढ़कर बेवकूफ़ी की बात और कोई नहीं हो सकती। इससे किसी को फायदा नहीं होता। जिस जमाने में शहर और मुल्क बने उसकी कहानी जानने के लिए पुरानी किताबें कभी कभी मिल जाती हैं, लेकिन ऐसी किताबें बहुत नहीं हैं। हाँ, दूसरी चीज़ों से हमें मदद मिलती है।
पुराने जमाने के राजे महाराजे अपने समय का हाल पत्थर के टुकड़ों और खम्भों पर लिखवा दिया करते थे। किताबें बहुत दिन तक नहीं चल सकती, उनका कागज बिगड़ जाता है और उसे कीड़े खा जाते हैं, लेकिन पत्थर बहुत दिन चलता है। शायद तुम्हें याद होगा कि तुमने इलाहाबाद के किले में अशोक की बड़ी लाट देखी है। कई 100 साल हुए अशोक हिंदुस्तान का एक बड़ा राजा था। उसने उस खंबे पर अपना एक आदेश खुदवा दिया है। अगर तुम लखनऊ के अजायब घर में जाओ तो तुम्हें बहुत से पत्थर के टुकड़े मिलेंगे जिन पर अक्षर खुदे हैं। संसार के देशों का इतिहास पढ़ने लगोगी तो तुम्हें उन बड़े बड़े कामों का हाल मालूम होगा जो चीन और मिस्र वालों ने किए थे। उस समय यूरोप के देशों में जंगली जातियां बसती थी। तुम्हें हिंदुस्तान के उस शानदार जमाने का हाल भी मालूम होगा जब रामायण और महाभारत लिखे गए और हिंदुस्तान बलवान और धनवान देश था। आज हमारा मुल्क बहुत गरीब है और एक विदेशी जाति हमारे ऊपर राज्य कर रही है। हम अपने ही मुल्क में आज़ाद नहीं हैं और जो कुछ करना चाहें नहीं कर सकते, लेकिन ये हाल हमेशा नहीं था और अगर हम पूरी कोशिश करें तो शायद हमारा देश फिर आज़ाद हो जाए, जिससे हम गरीबों की दशा सुधार सकें और हिंदुस्तान में रहना उतना ही आरामदेह हो जाए जितना कि आज यूरोप के कुछ देशों में है। मैं अपने अगले खत में संसार की मनोहर कहानी शुरू से लिखना आरंभ करूंगा। इन शब्दों के साथ नेहरू जी का दूसरा पत्र समाप्त होता है। अगले पत्र में वे बताते हैं जमीन कैसे बनी। इस चैनल पर आपको नेहरू जी से संबंधित और भी बहुत सी जानकारी मिलेगी। मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप नेहरू जी के ज्ञान, विज्ञान और शांति सौहार्द के संदेश को ज्यादा लोगों तक पहुँचाने में मदद कर सकते हैं। गिरिबाला जोशी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।